नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य पीठ के इस YouTube चैनल पर। बहुत दिनों बाद आपसे एक बार फिर से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी स्थितियां रही कि नियमित रूप से आपसे नहीं जुड़ पाए। इसी समय अंतराल के बीच में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ और अभी 5-6 दिन बाद सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम है। मुझे आशा है कि स्कूल व्याख्याता का जो पेपर हुआ है वो आपके अच्छा गया होगा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी रही होगी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से थोड़ी बहुत सामग्री आपके भेजी थी। रचनाओं की, भाषा के जो PYQ थे या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो PYQ थे वो आपके काम आए होंगे, और मुझे ये उम्मीद है कि प्रश्न जो सामग्री भेजी है उनसे कोई बाहर नहीं गया होगा। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तो पहला ही प्रश्न, यदि आपने PYQ देखा होगा, वही रिपीट हो गया था। खैर, अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, सिर पे ही है, और इन 5-6 दिनों में क्या हो सकता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ विशिष्ट प्रश्न थे। हर परीक्षा में लगभग 5, 6, 7 सवाल ऐसे होंगे आपके जो एक अभ्यर्थी की पहुंच से बाहर रहते हैं। हम उनको ध्यान में रखते हुए बात करते जाएंगे और सेकंड ग्रेड का भी इसी के साथ साथ विश्लेषण करते जाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट ग्रेड को साथ में रखेंगे और सेकंड ग्रेड की भी साथ में चर्चा करते जाएंगे। जैसे ये जो परीक्षा हुई थी अभी फर्स्ट ग्रेड की, इसमें प्रश्नों का पैटर्न कैसे रहा था, क्योंकि पाठ्यक्रम बदला अभी, और बदलने के बाद प्रश्न किस भाग से कितने आए वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उसी आधार पर सेकंड ग्रेड में भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। तो यदि आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड का जो अभी वाला पेपर हुआ है उसमें ये चारों जो खंड थे उसमें खंड 1 से 50 प्रश्न आए थे, खंड 2 से भी 50, खंड 3 से 40 और खंड 4 से 10 प्रश्न आपके परीक्षा में किए गए थे। अब ये तो तय था कि हिंदी व्याकरण का टॉपिक या हिंदी व्याकरण के जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ और बहुत सारे टॉपिक नए जोड़े गए, कुछ हटाए गए, तो हिंदी व्याकरण को महत्व दिया ही जाएगा। और शायद मैंने भी आपको पिछले वीडियो में, जब भी मैंने ये फर्स्ट ग्रेड का वीडियो बनाया था, उसमें ये कहा था कि लगभग 48 से 50 के आसपास प्रश्न आने की संभावना है। तो 50 सवाल पूरे के पूरे आपके इसमें हिंदी व्याकरण से आए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्व को थोड़ा कम कर दिया गया था। ये थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में हमेशा से साहित्य इतिहास के प्रश्नों को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन इस बार व्याकरण के प्रश्नों को महत्व दिया गया। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि पहले 11वीं-12वीं में किताब चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो था, संक्षिप्त इतिहास करके, वो भी पाठ्यक्रम से हटा दी गई थी, अब स्कूल में चलती नहीं है। तो संभव है कि ज़्यादा वेटेज जो है व्याकरण और रचनाओं के प्रश्नों को दिया जाए, इस वजह से साहित्य इतिहास को कम किया गया। अब ये संभव नहीं है कि हर बार वैसा ही हो सकता है अभी 32 प्रश्न ये साहित्य इतिहास के आए, अगली बार 40 हो सकते हैं, क्योंकि ये तय नहीं है। तो इस खंड से 50 प्रश्न आए और 32 आपके साहित्य इतिहास से थे और 18 प्रश्न आपके शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण और रस से किए गए थे। रचनाओं के 25 थे और ये काव्य हेतु प्रयोजन वगैरह इनके 10-10 प्रश्न थे। 5 भाषा और लिपि के थे और 10 प्रश्न आपके शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। तो इस प्रकार का पैटर्न रहा था इस बार। और जो अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आगे जाकर फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना चाहते हैं, तो इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान में रखें, उसके बाद अपनी तैयारी जारी रखें। अब मैंने कुछ ऐसा प्रयास किया कि इस पूरे पाठ्यक्रम में कहां से प्रश्न आए या कौन से भाग से कितने आए थे, इसके अतिरिक्त किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। तो मैं एक एक पर चर्चा नहीं करूंगा, आपके सामने ये मैं PPT लिखी हुई है। तो ऐसा इस पूरे पाठ्यक्रम में शायद ही ऐसा कोई टॉपिक रहा होगा जिससे कोई प्रश्न नहीं किया गया। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रकार का पैटर्न यदि सेकंड ग्रेड में भी रहता है तो कोई भी टॉपिक, ठीक है ना, छोड़ना कितना नुकसानदायक हो सकता है ये जानना जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते कई बार और कई टॉपिक ऐसे छोड़ देते हैं।
तो वैसे ही मान लो हमने 2-3 टॉपिक छोड़ दिए और उसमें से कम 5-7 प्रश्न आने की या संभावना थी और आ भी गए, इसका अर्थ है हम 150 प्रश्नों से लड़ ही नहीं रहे थे। हम 143, 145, 142 जितने आपने टॉपिक छोड़ दिए उतने से ही लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर टॉपिक का कितना महत्व है, ये इस बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में दिखा कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा जिससे कोई प्रश्न नहीं आया हो। तो आप ये व्याकरण के देखोगे, लगभग सभी टॉपिक में से कम से कम एक प्रश्न आपके किया ही गया था। और ज़्यादा प्रश्न जो है वाक्य रचना में 5 आए थे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और मुहावरे कहावतों में से 5-5 प्रश्न किए गए थे। तो सेकंड ग्रेड में भी यही संभावना है कि ये जो बड़े बड़े टॉपिक हैं इनसे लगभग 5-5 के, सेकंड ग्रेड में वैसे भी व्याकरण को बहुत महत्व दिया जाएगा। तो ये टॉपिकों को थोड़ा सा विशेष तौर पे देख लेना। और कोई भी टॉपिक यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, वही 5-6 दिन आपके पास है, तो कम से कम उसको एक बार नज़र से निकाल लेना। क्या पता कि आप जो पढ़ो उसी में से ही प्रश्न आए। ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि आप उन टॉपिकों को वापस देख सको। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई टॉपिक रहा है आपने देख नहीं पाए, तो कम से कम घंटा भर 2 घंटा ऐसा निकालिए और आराम से उस टॉपिक को थोड़ी सी हल्की नज़र से देख लीजिए, क्योंकि 2 प्रश्न, 1 प्रश्न सही हो जाए तो वो भी आपके फायदा ही है। इसके अलावा ये देखोगे कि जो द्वितीय खंड है इसमें भी शब्द शक्तियों के 2, काव्य गुण दोष, सबसे लगभग आपके प्रश्न देखने को मिले ही हैं। साहित्य इतिहास में भी आप देखोगे कि सब में एक ये सब चीज़ें आपको प्रश्न देखने को मिले। रीतिकाल में ये प्रश्न आए 4, आधुनिक काल के भी 1। शायद पाठ्यक्रम जो ये प्रश्न पत्र बनाने वाले जो थे उन्होंने पाठ्यक्रम सामने रखा और हर एक टॉपिक को इंकित करते हुए सीधे एक प्रश्न लेते गए। ये था स्नातकोत्तर स्तर के भी काव्य शास्त्र के जो बाकी वाले थे, उसमें से भी एक प्रश्न आपके आया गया, हिंदी भाषा, बोलियां, उद्भव, ये सब चीज़ों में से। सबसे अच्छी बात यह है निर्धारित पाठ जो रचनाएं आपकी जोड़ी गई थी इसमें बिल्कुल एक पैटर्न के साथ चले हैं। कबीर ग्रंथावली से 2, 2, 2, 2, 2, 2, हर एक में से 2 प्रश्न उन्होंने लिए हैं और कहानियों के एक करके प्रश्न लिए। चंद्रगुप्त नाटक के 3 हैं। इस प्रकार का पैटर्न उन्होंने इस बार रखा था। तो संभव है कि सेकंड ग्रेड में भी इस प्रकार की ही स्थिति हो कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाए और हर एक टॉपिक से थोड़े सही सवाल आपके आ सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं इन प्रश्नों की जो थोड़े से सामान्य से अलग थे इस पेपर में, जिसके बारे में बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा या इस तरह की चीजें। कुछ ऐसे कथन थे कहानियों के संदर्भ में। 2 कथन ऐसे आए रामदरस मिश्र के, जिसमें एक कथन ये है कि यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कहीं जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। ये सारे आयाम आपस में एक तने हुए लक्षित होते हैं। अब ये सामान्य बात है कि आपने कहानी पढ़ी होगी लेकिन इतनी अलग अलग समीक्षाएं नहीं पढ़ी होगी, तो ये प्रश्न नहीं हो सकता था। इसी तरह का एक प्रश्न और आपको मिलेगा। ये पुरस्कार कहानी का पुरस्कार भी ये पुरस्कार के संबंध में ये प्रश्न था। ये दोनों प्रश्न और इसके अलावा भी जो आगे की जो रोज कहानी थी वो प्रश्न भी रामदरस मिश्र की जो ये किताब आती है जिसका नाम है हिंदी कहानी अंतरंग परिचय, इसी कहानी से ये प्रश्न किए गए थे। अब जिस अभ्यर्थी ने स्कूल व्याख्या ये सहायक आचार्य 2025 का प्रश्न पत्र अगर देखा हो ठीक से, जो स्कूल व्याख्याता से पहले हुआ था, उसमें गदल कहानी से संबंधित एक कथन आया था जो रामदरस मिश्र का था। अगर किसी को इसमें से कुछ करना था कि भाई कौन सा एक हो सकता है और निकट रखना था, तो अगर उस प्रश्न के आधार पर कि रामदरस मिश्र के संबंध में आरपीएससी ने पहले भी प्रश्न किया है, तो संभव है कि आप रामदरस मिश्र इसका उत्तर सही कर सकते थे। फिर भी ऐसे प्रश्न जिसके बारे में सही जानकारी नहीं है, मेरा यही कहना है, भले अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हो, आपको ज़बरदस्ती नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि 150 में से 150 प्रश्न आपके या तो पहले से किए हुए नहीं होंगे या आपकी जानकारी में नहीं होंगे। हो सकता है 5-7 सवाल ऐसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यदि आप ज़बरदस्ती भिड़ने का प्रयास करोगे तो संभावना गलत की ज़्यादा रहती है, सही की नहीं। इसलिए ऐसे प्रश्न जिसके ऊपर आपको थोड़ा लगे कि नहीं ये मैंने पहले पढ़ा हुआ नहीं है या कुछ ऐसे कथन हो सकते हैं, उन प्रश्नों को ज़बरदस्ती छेड़ने का प्रयास नहीं करना है। तो ये जो 2-3 प्रश्न थे आपके, ये देखो, ये आगे वाला ये प्रश्न था,
ये भी आपके इसी किताब में है और रामदर्श मिश्र ने बहुत अच्छी समीक्षा दी है। इसमें से विशेषकर कफन, आपके रोज कहानी है, पुरस्कार के बारे में इतनी बात नहीं लिखी है, लेकिन रोज कहानी और कफन कहानी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कम से कम 4-5 पेज में समीक्षा दी है। और ये ऐसा नहीं है कि इस कहानी में प्रश्न बनने की संभावना कम, अब भी बहुत सारा मैटर पड़ा है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। कथन नहीं हो, उसके अलावा भी समीक्षा से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ये किताब खरीदनी है, ठीक है ना। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ ही होगा और इसमें से जो समीक्षाएं हमारे काम की है वो समीक्षाएं आपको प्राप्त हो जाएगी आगामी जो भर्ती परीक्षा आएगी फर्स्ट ग्रेड की, और इसकी तैयारी आप करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये किताबें, पहली बात तो एक सामान्य अभ्यर्थी की समझ से बाहर ही होती हैं, क्योंकि वो इतना दिमाग ही नहीं लगाएगा कि इस प्रकार की समीक्षा की किताबें पढ़नी चाहिए। तो जब से ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2025 का, और उसमें रामदर्श मिश्र का जो ये प्रश्न आया था, उसके बाद से मैंने इस पुस्तक को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही थी। फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से पहले ये किताब मुझे मिल गई थी, लेकिन बीच में शादी का जो अवसर आ गया और मैं आपको ये समीक्षाएं नहीं भेज पाया। मैं लाया इसलिए था ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पर इनकी समीक्षाएं भेज सकूं। इस वजह से अगर ये मैं पहले भेज देता तो शायद आपके ये 2-3 प्रश्न सही नहीं हुए तो भी हो जाते। पर मैंने फिर भी कहा कि अगर आपने वो एपी की परीक्षा का अनुमान लगा के अगर इस प्रश्न को अटेंड किया होगा तो सही आपके हुआ होगा, रामदर्श मिश्र ही करके आए होंगे। क्योंकि इन समीक्षाओं में कोई पता नहीं चलता कि ये कथन किसका हो सकता है जब तक वो समीक्षा हम ठीक से नहीं पढ़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी, और ये ऐसा नहीं कि इस किताब से कोई इस फर्स्ट ग्रेड में या फिर एपी में ही आए, उससे पहले भी बहुत सारे एपी की जो परीक्षाएं हुई है 24 वाली 25 वाली, उसमें भी प्रश्न पूछे गए। जैसे ये सारे प्रश्न मैंने इकट्ठे किए, ये कफन कहानी के बारे में है, या ये रोज कहानी के बारे में, ये फिर कफन और रोज के बारे में है। ये चारों के चारों प्रश्न भी इसी पुस्तक से किए गए थे। इसलिए कह रहा हूँ कि इस पुस्तक में बहुत सारी संभावना अभी भी है कि प्रश्न बनने की। तो आगे अभी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में अगर फर्स्ट ग्रेड की करेंगे, उनके लिए पुस्तक काफ़ी काम की है। पर फिर भी कहूँगा कि आपको ऐसी लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7-8 पेज ही आपके काम के हैं, इसके अतिरिक्त काम की नहीं है। और वो आपके जो सामग्री है वो आपको मिल जाएगी, समीक्षा के तौर पर विश्लेषण करके आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। एक ये प्रश्न था यमक अलंकार के संदर्भ में, और ये थोड़ा सा भाषा के तौर पर नया था। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये पहली बार भी नहीं था, ऐसे प्रश्न लगातार आते जा रहे हैं। क्योंकि काव्य शास्त्र को लेकर कितने ऐसे प्रश्न होंगे कि आपको दिए जाए, क्योंकि वापस आप देखोगे कि रिपीट ही होते जा रहे हैं। तो आरपीएससी भी चाहेगी कि कुछ नया दिया जाए, वही वापस पुनः घूम घूम के कि कनक कनक ते 100 गुनी वाला कितनी बार देंगे। इसलिए वो भी चाहते हैं कि थोड़ा, क्योंकि स्तर बदल रहा है, तो वो भी अपने प्रश्नों की भाषा को जो है बदल रहे हैं। और मुझे ये पूरी जो उम्मीद है कि आने वाली भर्तियों में लगभग अगर अलंकारों के या इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, थोड़े से आपको भाषा के तौर पर अलग मिलेंगे। सारे तो नहीं मिलेंगे, कम से कम 1-2 प्रश्न भी ऐसे हो जाए तो भी ठीक नहीं है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों को किताबों से रट के काम नहीं आएगा। अगर आपके काव्य शास्त्र में कॉन्सेप्ट समझा हुआ नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को करना कठिन काम है। क्योंकि यदि आपने इतना ही पढ़ा है, बेसिक ही पढ़ा है यमक अलंकार के बारे में कि 2 शब्द है और दोनों शब्द जब पास पास में और दोनों के अर्थ क्या हो, भिन्न हो, तो यमक अलंकार होता है। और अगर इतना ही और आपने 3-4 उदाहरण रट लिए हैं तो फिर ये काम नहीं आएगा। इसलिए यमक अलंकार के संदर्भ में ये प्रश्न किया गया था, और ये कहाँ से किया गया था ये मैंने आपको यहाँ लगा दिया गया। देखो एक लाइन वहीं से आई है कि अर्थ वैषम्य इसका आवश्यक तत्व है। अर्थ वैषम्य यमक का आवश्यक तत्व है। वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से होता है। भिन्नार्थक सार्थक समूह की आवृत्ति होती है। स्वर व्यंजन समुदाय या वर्ण संघात की आवृत्ति इसमें होती है। ये ऐसे करके विशेषताएं हैं। अब मैंने इसका सोर्स लिखा नहीं है, क्योंकि ये किताब सामान्यतः एक अभ्यर्थी के लिए लाना संभव ही नहीं है। ये किताब, इसमें लगभग 1400-1450 पेज थे। तो जिसको पुस्तकें इकट्ठे करने का थोड़ा शौक है, शायद उनके पास में ये पुस्तकें होंगी। सामान्यतः अभ्यर्थी उन 1400-1500 में, जिसमें पूरे के पूरे काव्य शास्त्र का ही वर्णन किया गया है, उसमें से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मैं कहता हूं कि किताबें या किताबों के पीछे नहीं पढ़ना है कि सारी किताबें मेरे पास होनी ही चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है
तो किसी भी किताब से एक ऐसा भी प्रश्न आए आप सही ही करोगे। तो इस प्रकार का था, और इसमें ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने थोड़ी सी भाषा को, एक एक पंक्ति को ठीक से समझा होता तो ये प्रश्न वो आसानी से सही कर देते। तो अर्थ वैषम्य में इसका आवश्यक तत्व है। तो ये आपको तय है कि जब भी दो शब्द आएंगे और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न ही होना चाहिए, अर्थात अर्थ में विषमता होनी ही चाहिए, तभी तो यमक होगा। तो ये तत्व जो है बिल्कुल ही सही है। इसमें स्वर व्यंजन समुदाय या वर्ण संघात की आवृत्ति होती है। अब जैसे ये कनक लिख दिया और ये कनक लिखा, तो इसमें कहा है कि स्वर व्यंजन समुदाय। अब एक शब्द बनता है, उस शब्द में आपके स्वर होगा और व्यंजन होगा, और तो क्या होगा। तो स्वर व्यंजन का ये समुदाय है, और इसी समुदाय की या वर्ण संघात का मतलब वर्णों के समूह की आवृत्ति का मतलब पुनः आने, पुनः आएगी। इसका मतलब ये भी विकल्प ठीक था। इसमें वर्णों का आवर्तन पूर्व कर्म से नहीं होता है। अब जैसे ये कनक लिखा हुआ है, अब दूसरी बार अगर कनक की जगह क न आ जाए तो वर्ण तो उसी तरह से आ रहे हैं, लेकिन किस रूप में नहीं आ रहे हैं। पहले जो क्रम था कनक वाला, उसी क्रम में नहीं आने की वजह से इसमें यमक नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द ही बदल रहा है। इसलिए कहा गया है कि इसमें वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से नहीं होता है, बल्कि इसमें वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से ही होता है। अब ऐसे प्रश्न मैंने इसलिए यहां रखे हैं कि अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा या जो भी है, कई बार परीक्षक जो है ना, प्रश्नों को गलत करवाने के उद्देश्य से एक शब्द बीच में फंसा देते हैं, जैसे ये हो गया नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी विशेषताएं दूसरी नहीं मिल पाती, तो क्या करते हैं, जब ये चारों उनके पास ये विशेषताएं थी तो उनको ये ऑप्शन प्रश्न बनाना था, तो कुछ नहीं किया, वर्णों का आवर्तन पूर्व क्रम से नहीं होता है बीच में डाल दिया। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी ऐसे नहीं, प्राय, गलत, सही, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द आए तो उस समय थोड़ा रुक जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसको ठीक से पढ़ा जाए। और संभव है अगर 100 में से लगभग ऐसा मानो कि 70% ऐसी संभावना होगी कि जहां जबरदस्ती नहीं फंसाया गया है ना, वही विकल्प गलत होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी पूछा गया है असंगत है, तो असंगत में इसमें भी यही है कि इसमें वर्णों का आवर्तन पूर्व कर्म से नहीं होता है, बल्कि पूर्व कर्म से ही होगा, तभी तो शब्द बिल्कुल ही वैसा का वैसा वापस आपकी आवृत्ति होगी, अन्यथा होगी नहीं। तो थोड़ा सा हल्का सा उस पर थोड़ा विचार किया गया होता तो शायद आपका ये प्रश्न सही हो जाता। तो अब मैंने कहा ना कि अगर इसका मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका सोर्स, पर फिर भी कहूंगा कि ये किताब सामान्य अभ्यर्थी की पहुंच से बाहर है, क्योंकि 1400-1500 पेज इसमें होंगे और लगभग 1000 रुपये इसकी कीमत होती है, और बच्चा केवल काव्यशास्त्र के लिए इतनी बड़ी पुस्तक नहीं ले आता। अब जो परीक्षक परीक्षा पेपर बनाते हैं उनके पास तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी किताबें होंगी उन्हीं में से, इसलिए हमेशा कहूँगा कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। और एक और चीज़ कहूँगा कि आने वाली जो इस बार भर्ती में तो मैं काव्यशास्त्र की सामग्री इतनी नहीं भेज पाया, लेकिन आने वाली जो भर्ती होगी, भले सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, काव्यशास्त्र के PYQ पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, लगभग आधा काम मैंने कर चुका हूँ। तो काव्यशास्त्र के जितने भी PYQ अब तक आए हैं परीक्षाओं में, जितनी भी भारत भर की परीक्षाओं में, उन सब का अच्छे से व्याख्यात्मक तरीके से आपको हल उन या तो पुस्तक के रूप में या PDF के रूप में कैसे भी करके आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा। और कोशिश यही रहेगी कि काव्यशास्त्र के जो इस प्रकार के कठिन टॉपिक है या जो नए नए आपके बदलाव आ रहे हैं भाषा में या इस प्रकार की चीज़ें, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, और जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप सब बच्चे जो है वो नहीं ला सकते, तो इन सभी का विश्लेषण करके एक बहुत सुंदर तरीके के नोट्स आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये तय ही मानो कि प्रयास क्या है, पूरा तय ही कि उस पर ही काम चल रहा है अभी। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखो। तो इस प्रकार के मैं कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड में भी ऐसे प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, एक प्रश्न को ठीक से पढ़ने का प्रयास करना। और मैंने कहा ना कि जानबूझ के वो प्रश्नों को गलत करवाने के उद्देश्य से नहीं फंसाएंगे। जैसे ये पीछे ये प्रश्न था, ये आगे का, अब इसमें भी क्या हुआ है कि उन्होंने सारी चीजें दे दी और बीच में ये अभाव फंसा दिया, क्योंकि विकल्प बनाना है और विकल्प बनाने में उनके पास और कोई ज्यादा सामग्री नहीं होगी, तो उनके पास 4 प्रकार की विशेषताएं किसी कहानी की मिल गई, और उसी कहानी के बीच में वो ऑप्शन को गलत भी तो करवाना है, और गलत करवाने के लिए फिर वो बीच में अभाव है नहीं जैसे जो है ना या शब्द डाल देते हैं, जिससे प्रश्न भी बन गया। और हम जो है उसको, अगर मैंने कहा ना आपको
पहली बात तो बिल्कुल जब नहीं पता हो तो नहीं अटेंड करना है, लेकिन जब फिर भी अटेंड करने का प्रयास करना ही करना है तो ऐसे चीज शब्दों को ढूंढ लेना कि कहाँ कौन सी जैसे अभाव है, नहीं है, वो वहां उस विकल्प में कुछ न कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। अब ये संस्कृत शिक्षा विभाग में 2024 में पहले भी ये प्रश्न इस प्रकार के आ चुके हैं, जिसमें भाषा देखो आपको सामान्य से थोड़ी भिन्न मिलेगी, ठीक है। ये उपमा अलंकार के बारे में, ये उत्प्रेक्ष अलंकार के बारे में और उपमा अलंकार के बारे में, ये जो अभी एपी में भी आया। इसका मतलब मैं ये कहने का प्रयास मेरा यही है कि अब धीरे धीरे आरपीएससी आगामी परीक्षाओं में थोड़े से काव्य शास्त्र में विशिष्ट प्रकार की भाषा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किए जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, बिल्कुल ही वही जो बेसिक जो पहले पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा सा आपको अलग पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कुछ प्रश्न सही हो सकते हैं और अधिक, जैसा है। अब इसके अलावा एक ये प्रश्न था शब्द शक्ति के संदर्भ में। अब ये प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा था, कई बच्चों ने इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं और अटेंड भी नहीं किया हुआ। अब इसमें कुछ नहीं करना था, आपको इतना बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको लगभग काव्य शास्त्र की किसी भी पुस्तक में मिल ही जाएगा, क्योंकि सामान्य ये परिभाषाएं हैं शब्द शक्तियों की, पर एग्जैक्ट ये लिया कहाँ से अगर ये पता करना है तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो काव्य शास्त्र की पुस्तक है उसमें से ही ये चारों एग्जैक्ट वहां से ही सीधी उठाई गई है। तो अगर इस प्रश्नों को हल करते समय आप केवल एक शब्द को ध्यान में रख लेते तो ये काम हो जाता, कि जहां पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंधों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाए वहां शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा होती है। बस इतना सा अगर आपको ध्यान में रख लेते ना सादृश्य संबंध, तो भी आप उसको प्रश्न को हल कर सकते थे। हमें संगत नहीं पूछा गया है, और सादृश्य संबंध हमेशा आपको, आपने जैसा पढ़ा होगा कि गौणी लक्षणा में होता है और यहाँ शुद्धा लक्षणा दिया गया था, इसीलिए इतना शब्द को ध्यान में रख लेते तो भी आपका काम हो जाता। तो कई बार जितने बड़े प्रश्न दिखते हैं, ठीक है ना, उन बड़े प्रश्नों में कुछ नहीं होता, एक आधा शब्द आपके ऊपर नीचे किया होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इतने बड़े प्रश्नों को हम पहले से ही देख कर डर जाते हैं, क्या पता हल नहीं करे, ये नहीं करे। इसलिए उस प्रश्न को ठीक से पढ़ना है और कहाँ कुछ गलत हो सकता है उस शब्द को पहचान करनी, और आसानी से ऐसे प्रश्न हल किए जा सकते हैं। तो ये वहाँ भगीरथ मिश्र के आया है। इसके अलावा ये कुछ नया प्रश्न था, और ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसी किताबों में मिलेगा नहीं, बहुत सारी काव्य शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा, पर फिर भी सामान्यतः आपने कोई किताबें पढ़ी होगी उनमें से ये यहाँ आपको नहीं मिले। कि कच समेट कर भुज उल्टी खय शीस पट्टारी, काको मन बांधी न ये जूरो बांधनी हारी, बिहारी का ये दोहा था, और इसमें पूछा गया था कौन सी शब्द शक्ति है। अब ये प्रश्न जो है ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी पुस्तक से आया है, इसी पुस्तक में भी पढ़ा है। इसके अलावा कोई 10 पुस्तकें और भी हो सकती है जिससे ये प्रश्न जहाँ रहेगा, पर इस पुस्तक में था तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने कहा कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और आपके लिए नए होंगे, तो मैंने कहा नहीं पता चले तो जबरदस्ती नहीं उलझना, और अगर आपके पास ऐसी कोई पुस्तक रही होगी और जिसमें ये प्रश्न था तो आराम से ध्यान रख के किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काव्य शास्त्र की मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, और उसमें जितने भी उदाहरण होंगे आगामी परीक्षाओं में सारे उदाहरण, ठीक है ना, व्याख्या सहित कैसे भी करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, कि कम से कम इन ऑथेंटिक पुस्तकों से तो प्रश्न कोई बाहर नहीं जाए, या उनसे पूछा जाए तो हमारे कम से कम एक बार नज़र में हो, देखा जाए। तो इसमें जो है लक्षण लक्षणा का ये उदाहरण था, और इसका नीचे यहाँ ढंग से समझाया हुआ है, क्योंकि मन को बांधना संभव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है मुख्यार्थ में क्या आ रही है, बाधा आ रही है, इसीलिए लक्षण लक्षणा है। एक दो कथन आपके यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी के देखने को मिले, भक्ति के लिए ये सब चीजें। अब ये कथन भी सामान्य नहीं थे, जैसे कि प्रसिद्ध कथन हुआ करते हैं किसी भी आलोचक के, और ये प्रश्न दोनों ऐसे थे कि ये ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि जो ना सामान्य जो कथन, या अगर आपने वो किताब पढ़ भी ली है, हिंदी जो साहित्य उद्भव और विकास अगर आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको ये अंदाजा लगाना भी कठिन हो जाता है कि ऐसे कथन बन भी सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि शायद ही किसी टीचर ने भी इस प्रकार के कथन अपने रजिस्टर में बच्चों को लिखवाए होंगे, क्योंकि ऐसे लग नहीं रहा है कि ऐसा कथन होने योग्य है। फिर भी अब कुछ न कुछ नया देना था, इसलिए आरपीएससी ने ये 2 प्रकार के नए कथन दिए। अभी भी कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड ग्रेड में भी इस प्रकार के कुछ नए कथन हो जो आपने पहले से नहीं सुन रखे हो, तो जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि कथनों में कोई पता नहीं चलता कि वो किसके द्वारा कहा गया हो सकता है, ठीक है ना। आप आइडिया लगाने का प्रयास करोगे और हो सकता है कि वो आपके नहीं बैठे, तो आप फालतू में ही आप प्रश्न गलत करके आ जाओगे। इसलिए एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व है।
प्रश्न छोड़ना भी तो अपने आप में एक कला होती है, ठीक है ना। 150 के 150 प्रश्न आए ये आवश्यक भी तो नहीं है। इसीलिए ऐसे प्रश्न जहां कथनों के बारे में जानकारी नहीं हो या कुछ नया कथन हो जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो उस कथन को, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इन 150 में से 10 सवाल भी ऐसे आ जाए विशिष्ट जो आपके नहीं देखे सुने हुए होंगे, तो कोई बात नहीं, 140 में से आप करने का प्रयास करोगे तो भी आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं करने का प्रयास करना है, ये सेकंड ग्रेड में अभी विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर आप ओवर अटेंड करोगे और इस चक्कर में पड़े रहोगे कि पता नहीं किस प्रकार से क्या है, तो हो सकता है कि आपका जितने अच्छा स्कोर हो रहा था उससे भी आप पीछे चले जाओ। अभी पोस्टें बहुत अच्छी है और बढ़ गई है, तो और भी मतलब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और न रिस्क लेने की आवश्यकता है। इसीलिए ये ऐसे प्रश्न जब भी आए, कुछ नया हो, तो जबरदस्ती नहीं उलझना है। एक प्रश्न ये था, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी मतीराम पद्माकर, और इस संबंध में कथन है कि ये रसिक ही थे, प्रेमी नहीं थे। सीधी सी बात है, इनकी सौंदर्य भावना विषयगत न होकर विषयगत थी। रीतिकाल के बारे में डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन पूछा गया था। अगर आप इस कथन को डॉक्टर नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित ग्रंथ है उसमें ढूंढ रहे थे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये पहले भी समझा चुका हूँ कि वो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ भाग लिखे हैं, बाकी उसके संपादक थे। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का आया है रीति काव्य की जो भूमिका थी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक। अब ये पुस्तक भी सामान्यतः बच्चे नहीं पढ़ते, ये तय है। लेकिन अब ऐसा प्रश्न जहां कहीं आया, जो 2 कथन पूछा गया, तो 90% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों ही कथनों को सही कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने क और ख दोनों को ही सही किया होगा, ठीक है ना। अब वो जमाना नहीं रहा कि उपरोक्त सभी वाले प्रश्न आते हैं और सीधे उपरोक्त सभी सही हो जाते हैं। ऐसे प्रश्न अभी भी आ जाए सेकंड ग्रेड में तो थोड़ा ठहर जाना, एक एक कथन को ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद ही करने का प्रयास करना। अब ये प्रश्न तो तभी सही हो सकता था जिस बच्चे के विषयगत और विषयगत इन शब्दों के बारे में ठीक से जानकारी रही होगी। अगर ये शब्द वो अब कुछ नहीं किया, उन्होंने विषयगत और विषयगत को आपस में बदल दिया है, और अधिकतर बच्चे इसको सीधा सा, क्योंकि वो प्रश्नों को ढंग से पढ़ा भी नहीं होगा और क और ख दोनों सही करके आ गए होंगे। तो विषयगत के बारे में और विषयगत के बारे में आपको अगर जानकारी होगी तो ही ऐसे प्रश्न ठीक किए जा सकते हैं। इसके लिए रीतिकाल में आपको जो उनकी काव्य की प्रवृत्तियां हैं उनको ठीक से पढ़ना चाहिए होता है, और नहीं था अगर, तो मैंने कहा केवल आप इस अंदाजे पर इसको सही किया होगा, क्योंकि दोनों कथन है और संभावना है कि पहला तो सही है, दूसरा भी सही हो सकता है। इस चक्कर में मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम 90% बच्चों के ये प्रश्न गलत हुआ होगा, जिसको विषयगत के बारे में जानकारी नहीं होगी। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ आराम से समझा है। और विषयगत में बाह्य रूप को लिया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, और विषयगत का मतलब होता है आंतरिक रूप, अर्थात जिस कवि की या श्रृंगार में जो वर्णन कर रहा है, और कवि केवल बाह्य सौंदर्य को ही ध्यान में रखते हुए श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, उसको कहते हैं विषयगत, ठीक है ना। तो अब रीतिकाल के कवियों का तो कहाँ वो भावों की ओर बढ़ रहे थे, उनका तो काम यही था कि नारी के बाह्य सौंदर्य, उनके अंग आदि का वर्णन करना था। इसलिए उन्होंने केवल 2 शब्दों को आपस में बदला और इस प्रकार का प्रश्न दिया गया था। इसलिए इसमें केवल यही सही था और ये विकल्प जो है आपके गलत था। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने कहा ना, अभी सेकंड ग्रेड में आए तो थोड़ा सा इसको समझ के ही आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ये तो सामान्य प्रश्न था आचार्य शुक्ल के संदर्भ, आचार्य शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य इतिहास उसमें ये डाला हुआ था। और ऐसे प्रश्न वैसे मैं भेजता रहता हूँ साहित्य पीठ पर। उसके अतिरिक्त ये देखोगे कि 27 अगस्त 2025 को मैंने ऐसे प्रश्न बनाया था, बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में सही कथन है। और इस प्रश्न में भी मैंने वही का वही जो है ना कथन रखा था कि सतसई में भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप देखने को मिलता है, हालांकि नहीं मिलता है। और इसमें भी यही बिहारी के संदर्भ में सही नहीं था, वो भी यही है कि बिहारी में भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप मिलता है, बल्कि नहीं मिलता है, ठीक है ना। शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि बिहारी के साहित्य में क्यों नहीं मिलता है, घनानंद के साहित्य में इस प्रकार की बातें आपको क्यों अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि बिहारी का ध्यान अनुभवों पर अधिक था। तो इस तरह की बातें आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले भी बताया था, इसलिए मैंने कहा आपको वापस जानकारी दी जाए। खैर, ये तो कुछ विशेष प्रश्न थे। इसके अलावा जो काव्य शास्त्र के प्रश्न आए थे, जैसे छंद के, तो छंद में तो कोई भी प्रश्न आए, कैसा भी उदाहरण हो, आपको अगर छंद के लक्षण पता है तो आसानी से उस प्रश्न को सही से किया जा सकता है। अभी फर्स्ट ग्रेड में जो आपके अलंकार के संदर्भ में प्रश्न थे वो भी ज़्यादा कठिन नहीं थे, उसमें भी वाचक शब्दों से आसानी से उसकी पहचान की जा सकती थी, ऐसे प्रश्न आए थे।
और इसमें जो वक्रोक्ति और ध्वनि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न आए थे, ये सारे के सारे एपी परीक्षा के प्रश्नों में पहले से ही किए हुए या उनके विकल्पों में पहले से ही पढ़े हैं। इसलिए अगर पीवाईक्यू ढंग से नहीं पढ़े हैं तो आप हो सकता है कि बहुत सारी सामग्री खो रहे हो। एक बार अब पीवाईक्यू में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का कोई तैयारी कर रहा है या सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है वो केवल सेकंड ग्रेड का ही पीवाईक्यू देखेगा, मार्केट से केवल सेकंड ग्रेड के पुराने प्रश्न लेके आएगा और उसी को पढ़ेगा। ऐसा नहीं करना है। आपको हिंदी आरपीएस से संबंधित जितने भी हिंदी के पेपर हुए, भले एपी के हो, सेकंड ग्रेड के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, जो जिसकी पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में डाली थी, उसमें आपके कॉमन टॉपिक जो है पाठ्यक्रम के, उनके प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एपी के ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो उनके विकल्प जो है वहां से निकाल लिए और आपके फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में प्रश्न बना दिया। इसीलिए पीवाईक्यू ये 4-5 दिन और रहे हैं। और काव्य शास्त्र के, अगर आपका सेकंड ग्रेड में काव्य शास्त्र थोड़ा ठीक नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो 2025 का एपी का पेपर हुआ है, 24 वाले पेपर है, कम से कम इनके अंदर आपके जो कॉमन टॉपिक है, जिसमें भले गोदान का हो गया या और कोई उपन्यास है आपके दोनों के कॉमन है, उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। क्योंकि हो सकता है कि वहीं से वापस प्रश्न आ जाए। और यही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में वापस घूम घूम के आए हैं। तो अगर पुराने प्रश्न पढ़े होंगे तो उनके लिए कोई ये कठिन प्रश्न पत्र नहीं था। अब सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी, अब कम समय रहा है तो वो क्या किया जा सकता है। अब मैंने कहा ना, ज़्यादा समय नहीं है कि नई सामग्री पढ़ी जाए। अब उनके पास ये 3 ही अब चीज़ें रही है, ठीक है ना, जिसमें मैं पहला कहूँगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास और परीक्षा कक्ष में प्रदर्शन। अब ये 3 बिंदु ही आपके पास शेष बचे हैं। क्यों? क्योंकि अब जितनी तैयारी करनी थी वो कर ली। अब तो ऐसा करना है कि आपके मन जो है, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, सामान्य बात है कि मन बहुत बेचैन हो रहा होगा, भय आपके व्याप्त हो चुका होगा। अब तो यह है कि नया पढ़ने की बजाय जो जितना याद रहे उसको पकड़ के रखने की जद्दोजहद चल रही होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी अच्छी है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है कि आपने जो पढ़ा होगा ठीक पढ़ा होगा, अच्छे से तैयारी की होगी। और मैंने पहले ही कहा है कि किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। 5-6 दिन और है। एक आधा भी अगर आपने टॉपिक को ऐसा छोड़ दिया और आपको लग रहा बड़ा कठिन था, क्या पता उसको पूरी गहराई से नहीं पढ़ के थोड़ा सा तो कम से कम उसको पढ़ के जाना, और हो सकता है कि आपका उसी में से प्रश्न आ भी जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अपनी तैयारी पर ठीक से भरोसा रखना है। अब 2 चीज़ें, डर आप में धीरे धीरे व्याप्त होना शुरू होगा। मैंने कहा ना, ये डर भी उसी में ही आएगा जो तैयारी कर रहा है। जिसके तैयारी है ही नहीं उसको किसका डर। और आपके अगर इस प्रकार की बेचैनी हो रही है और डर का भाव आया है अंदर, तो चिंता नहीं करनी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ऐसा भी लगेगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, सब ठीक होगा। इसलिए अपने डर को इतना हावी होने नहीं देना, क्योंकि ये कहीं न कहीं जाकर आपकी परीक्षा में आपके ऊपर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। कुछ प्रश्न आपसे गलत ही करवाएगा। इसलिए आत्मविश्वास रखना है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, पढ़ा है। पेपर जैसा भी आएगा मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करने का प्रयास करूँगा। अभी पूर्वापर की ओर ध्यान नहीं देना है। पूर्वापर मतलब जो पीछे क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है, अभी इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है। क्या परिस्थितियाँ रही, अगर पिछले पेपर आपने दिए उसमें आधे अंक से रह गए या ढंग से आपकी स्थितियाँ ठीक नहीं थी, अभी इन प्रकार की बातों में जो है ना नहीं उलझना। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जब भी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती रहेगी और बेचैनी बढ़ती जाएगी। और पेपर जो आगे अभी 4-5 दिन ही रहे हैं, होने वाला है, तो पेपर में वो प्रदर्शन नहीं कर पाओगे जो आप सामान्य तरीके से पढ़ते पढ़ते कर रहे थे। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना कि पूर्वापर में नहीं पढ़ना है, न तो पिछला कुछ सोचना है, न आगे क्या हो सकता है कि अगर मेरे ये पेपर सही नहीं हुआ, कैसा रहा, तो शायद मैं आगे क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, मुझे आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे या क्या स्थिति होगी। अभी इसको ध्यान में नहीं रखते हुए अभी वर्तमान में रहिए कि 5 दिन बाद पेपर है और मुझे ये पेपर अच्छी तरीके से देना है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने के साथ ही। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब 5 दिन में और ज़्यादा, मैंने कहा ना, कोई नया जो अलग से तो पढ़ा नहीं जा सकता और कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि नया बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए जाओगे तो जो चीज़ें पढ़ रखी हो सकता है उसी को खो दोगे। अभी तो ये ध्यान रखना है कि जितना पढ़ा होगा उसको काबू में कैसे रखें, उसको कैसे अपने जहन में रखें, उसी की बात है। तो फिर भी अगर आप इन 5-6 दिनों में कुछ देखना चाहते हो तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि जितने भी पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू में भी ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2025 वाले, 24 वाले, 22 वाले इन पेपर्स को ढंग से देख लेना, क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है। तो उसको
एक बार नज़र से घुमा लेना। और मैंने कहा ना कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी भली कर रहे हैं तो केवल सेकंड ग्रेड के ही PYQ मत देखना, सेकंड ग्रेड के अतिरिक्त फर्स्ट ग्रेड वाले हो गए और विशेषकर AP वाले 1-2 PYQ जो भी 24 वाले या फिर ये 25 वाले देख लेना जो आपके कॉमन है। तो वो प्रश्न तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके ऑप्शन में से कोई आपका प्रश्न बन जाए, तो इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा कि किसी भी टॉपिक, क्योंकि इस बार पैटर्न जो फर्स्ट ग्रेड का वही रहा है कि हर एक टॉपिक में से एक एक प्रश्न आया ही है, कम से कम एक आया ही है। तो आपने 1, 2, 3 पता नहीं इतने कितने टॉपिक छोड़ रखे हैं, तो मान के चलिए कि आप अपना जो है ना प्रश्न पत्र 150 से कम ही कर रहे हैं। आपको कम प्रश्नों से ही जूझना है और सिलेक्शन की संभावना और धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाओगे, क्योंकि 150 में भी आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे आपको आए। हो सकता है 10 प्रश्न कोई विशिष्ट हो, तो वैसे ही हमारा तो 140 में से ये प्रश्न पत्र हमारे सामने तो 140 ही है, 10 तो मैंने वैसे ही गंवा दिए। और 140 में से भी आवश्यक नहीं कि सारे के सारे आते ही हो, बहुत सारे गलत भी होंगे, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए कोशिश ये करना कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपके दिमाग में अभी हो कि भाई मुझे पढ़ना था, करना था, तो कम से कम उसकी बेसिक जानकारी एक बार थोड़ी ले लेना। अभी 5 दिन पढ़े हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी यूट्यूब पे बड़ी बड़ी महामैराथन चलती है, अब इन महामैराथन वालों से थोड़ा सा दूर रहना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें प्रश्न काम के नहीं होंगे या नहीं है। अगर आपको मैराथन लाभ देता होगा, पिछली परीक्षाओं में अगर आपको दिया है तो आप भली देखिए, मैं मना नहीं करूँगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये महामैराथन वाली कक्षाएं देखनी बंद कर लेनी चाहिए। बंद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रश्न शिक्षक जो है वो बनाते हैं और नए हो, और फिर आपको जब ये लगे कि अरे ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो और ज़्यादा बेचैनी होगी और डर होगा। इसलिए इन चीज़ों से अभी दूर हो जाओ। किसी भी प्रकार के कोई भी इस प्रकार के प्रश्न हो, नए हो, प्रश्नों को अगर देखना ही है तो आप पुराने प्रश्न आप एक बार जरूर देख लीजिए PYQ वाले, आपका काम लगभग हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा हो सके दूर रहना। और जो ये शिक्षक महामैराथन एग्जाम से 5-5 दिन पहले तक भी चलाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनको भी कम से कम 10 दिन पहले ये महामैराथन बंद कर देनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि नहीं होना चाहिए, और आराम से बच्चे को अपनी पढ़ाई और अपने जो है ना आत्मचिंतन का समय देना चाहिए कि उसमें किस प्रकार की तैयारी की है और आगे क्या हो सकता है इस प्रकार की। अब बात रही है, तीसरा बिंदु है कक्ष में प्रदर्शन। अब उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपने जितनी भी तैयारी की है वो कोई काम नहीं आएगी जब तक आपका ये तीसरा पहलू या कक्ष में ढंग से, परीक्षा कक्ष में ढंग से प्रदर्शन करके नहीं आओगे। वहाँ आपने अपने आप पर काबू नहीं रखा तो हो सकता है कि आपने जितनी भी तैयारी की है उसमें वो आपके वहाँ कुछ न कुछ जो है ना प्रभाव छोड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना है। पहला है आपका, मैंने कहा कि भाई देखो, अब फर्स्ट पेपर जो है वो अब आजकल की परीक्षाओं में सेकंड पेपर से ज़्यादा महत्व फर्स्ट पेपर का हो चुका है। एक ज़माना हुआ करता था कि व्यक्ति अपने सब्जेक्ट को जितना मजबूत करता था उसके सिलेक्शन की संभावना उतनी अधिक होती थी। अब आजकल क्या है कि सेकंड पेपर लगभग सबका अच्छा होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो ठीक से पास भी नहीं कर पाते। इसलिए आपका पहला लक्ष्य यही होना चाहिए। हालांकि आपने तैयारी की है तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का स्तर किस प्रकार का है, पेपर ज़्यादा भारी है, कठिन है, पर फिर भी आपका पहला लक्ष्य यही हो कि 40% जो क्राइटेरिया है मुझे उससे ऊपर ही प्रश्न करने हैं। 100 प्रश्न आएंगे पहले पेपर में तो मुझे 40 प्रश्न सही करने हैं। तो जो पहले राउंड में आप प्रश्न करो तो कोशिश करना, एक बार काउंट कर लेना कि कितने प्रश्न के आसपास आपके हो रहे हैं, और पेपर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर भारी है या कैसा है। तो ज़बरदस्ती पहले कोई रिस्क नहीं लेनी, पहले केवल उन्हीं प्रश्नों को करने का प्रयास करना जो आपको ठीक ठाक आ रहे थे। मतलब 100% तो नहीं लग रहे, 99% आपको जब लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, उस प्रश्न को ही अटेंड करना है, ठीक है ना। 100% वाले तो करना है, उसके अलावा जो नज़दीक रहे तो पहले उन्हीं को करना, फिर एक बार काउंट कर लेना कि भाई कितने आसपास हो रहे हैं। अगर आपके 50 के आसपास हो रहे हैं, 55 के आसपास हो रहे हैं और आपको लग रहा है पेपर भारी है, तो फिर बिल्कुल ही रिस्क लेने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बाहर हो गए तो आपने सेकंड पेपर में भले ही 140 प्रश्न सही कर दिए, कोई महत्व नहीं रखेगा। और ऐसे कई अभ्यर्थी बैठे होंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले बैठे होंगे, पिछली सेकंड ग्रेड के बैठे होंगे, जिनके सेकंड पेपर बहुत अच्छा था लेकिन फर्स्ट पेपर इस प्रकार का खराब रहा। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे 40% वाला क्राइटेरिया तो पार करना ही करना है। प्रश्नों को हमेशा ठीक से, सामान्य, आसानी से, सहज भाव से पढ़ने का प्रयास करना, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी की तो होगा क्या, लिखा हुआ कुछ और है लेकिन हमें दिखाई कुछ और देने लग जाएगा। वो बेचैनी आपको स्वतः ही ऐसी चीज़ें करवा देगी। इसलिए आराम से एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सेकंड पेपर हिंदी में
3 घंटे हिंदी में बहुत मतलब पर्याप्त है, आसानी से एक प्रश्न पर समय दे देकर किया जा सकता है, इतना जल्दबाजी की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और मैं हमेशा इन शब्दों के बारे में चर्चा करता ही रहता हूँ कि किसी भी प्रश्न में अगर केवल, मात्र, पर्याय, एक ही, नहीं, शुद्ध, विशुद्ध, सही, गलत, ही, भी, उपयुक्त, सभी जैसे शब्द आए, क्योंकि ये उस विकल्प को गलत करवाने के उद्देश्य से जानबूझकर डाले जाते हैं, तो ऐसे अगर चीज़ें आए तो आपको रुकना है, ठहर जाना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना पहले से ही, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि नहीं घर आके पढ़ोगे, पता चलेगा, या परीक्षा कक्ष से बाहर आके जब पता चलेगा अच्छा इस पेपर में, इस प्रश्न में तो नहीं भी था और मैंने तो है ही पढ़ा, तो पहले से इसको अंडरलाइन कर लेना और नहीं को ऊपर गोला कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। और ये सारे कोई भी शब्द हो, केवल, मात्र, ये जानबूझकर उस प्रश्न की या उस विकल्प को बांधने के उद्देश्य से ऐसे विकल्प, ऐसे जो शब्द जो है डाले जाते हैं, इसलिए ऐसे शब्दों पर पहले से अंडरलाइन कर लेना, जिससे संभावना आपके प्रश्न गलत करने की बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा प्रश्न पत्र का स्तर मैंने पहले ही कहा कि आप जिसके तैयारी है वो पहचान सकता है, जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए तो प्रश्न पत्र भारी या हल्का हो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके तैयारी अच्छी है उसको पता चल जाएगा कि मैंने इतनी सारी सामग्री पढ़ी, ये सब पढ़ा, बावजूद इसके इस प्रकार का पेपर है, इसका मतलब पेपर बड़ा कठिन है, तो उस समय फिर आपको संभल के तैयारी मतलब उसको अटेंड करना है और ओवर अटेंड बिल्कुल ही प्रयास नहीं करना। ये ओवर अटेंड बहुत बड़ी समस्या है कई बच्चों की, ठीक है ना। वो इस जो है गलती कर बैठते हैं कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो प्रश्न पर्याप्त होंगे कि नहीं होंगे, जिससे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पास वाले ने क्या पता ज़्यादा किए होंगे। किसी से कोई तुलना नहीं करनी है, आपको अपना देखना है। आपने इतनी अच्छी तैयारी की बावजूद इसके अगर आप इतने स्कोर तक पहुंच रहे हो तो ठीक है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओवर अटेंड बिल्कुल ही नहीं करना, जितने सही आ रहे पहले राउंड में उतने ही सही कोशिश करना, और उसके बाद में आपको लगे कि कोई 2 विकल्प के आसपास आप ठहर रहे हो, चारों विकल्प आपके लिए बिल्कुल ये प्रश्न ही जो है आपने पहली बार देखा है, तो उसमें जानबूझकर तुक्के लगाने का प्रयास मत करना, ठीक है ना। इससे हो सकता है कि जो प्रश्न सही किए उससे भी आप पीछे चले जाओ। तो कोशिश यही करना कि कठिन प्रश्न कोई भी हो, ठीक है ना, जो आपने नहीं सुने पहले, तो उससे ज़बरदस्ती उलझने का प्रयास नहीं करना है। 150 के 150 प्रश्न आप करोगे ऐसी संभावना नहीं है, आपसे होंगे ये कभी नहीं हो सकता। 10 प्रश्न परीक्षा में वैसे ही कठिन आते हैं, ठीक है ना, जो आपने नहीं है तो उसको आराम से छोड़ा जा सकता है। इसलिए कहता हूँ कि छोड़ना भी अपने आप में एक कला के रूप में है, इसलिए चिंता नहीं करनी है, किसी प्रकार की कोई बेचैनी का नहीं है। आत्मविश्वास पे, अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए ये जो है ना पेपर अटेंड करना है, और मुझे लग रहा है कि कभी कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना। तो अपने पर विश्वास रखिए, और भी कोई काम हो तो चाहे जो टेलीग्राम चैनल है साहित्य पीठ, उससे जुड़े रहिए, वहाँ सामग्री मेरी तरफ से जितनी हो सके मैं उसको भेजने का प्रयास करूँगा। अभी जो ये किताब थी रामदीन मिश्र की, ये रामदर्श मिश्र की, इसमें सेकंड ग्रेड के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी उसने कहा था कि बारे में इसमें थोड़ा एक आध पेज में लिखा हुआ है, तो मैं इसका भी एक आध पेज जो है आपको ग्रुप में डाल दूंगा। क्या पता वहाँ से कोई प्रश्न आ जाए तो ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में और एपी में इसमें से आए हैं, फर्स्ट ग्रेड में और एपी में, तो सेकंड ग्रेड में इसमें एक आधा कोई आ जाए तो ठीक है। मैं कह नहीं रहा हूँ आएगा ही आएगा, पर आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं इसमें इसका जो एक आधा पेज है उसकी PDF बना के आपको ग्रुप में डाल दूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं, आपके पेपर अच्छा हो, इसका ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मिलते हैं वापस पेपर के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।